नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। यूं तो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। 7 तारीख को मिजोरम और छत्तीसगढ़ के पहले फेज के लिए वोटिंग होगी, लेकिन सियासत तो पूरे ही देश में गर्म नजर आ रही है। कहीं पर आप ये देखें कि जिस तरह से ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उसको लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर अभी पूरे देश में सियासत गर्म है। मैं आपको बता दूं कि 3 दिन से राहुल गांधी तेलंगाना में मौजूद हैं। वहां पर वो रैलियां कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और केसीआर के जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर कर रहे हैं, उन पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। है तो वो तेलंगाना में, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो कि पूरे देश की सियासत को तेलंगाना में मौजूद रहकर वो साध रहे हैं। जाना प्रियंका गांधी को था, लेकिन प्रियंका गांधी की तबीयत खराब हो गई और उसकी वजह से राहुल गांधी तेलंगाना पहुंचे हैं। ये तस्वीरें जो अभी आप फिलहाल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रोड शो की है और जो जिस तरह का हुजूम उमड़ रहा है तेलंगाना में, राहुल गांधी जब वहां पहुंच रहे हैं या कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, इससे पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी थे तेलंगाना में, तो आप ये देखिए कि जितनी बड़ी तादाद में लोग रैलियों में उमड़ रहे हैं, जितनी बड़ी तादाद में जो हुजूम रोड शोज में आ रहा है, वो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए बेहद उत्साहवर्धक है। और ये जिस तरह का काम लगातार वहां कांग्रेस की लीडरशिप ने किया है, रेवंत रेड्डी ने किया है, ये वो सालों की मेहनत है जिसका फल अब कांग्रेस को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे तेलंगाना के लोग तैयार बैठे थे और उन्होंने कांग्रेस को हाथों हाथ लिया है। और यही वजह है कि आप ये देखिए कि जो रैलियां, यूं तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश भी जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी जा रहे हैं, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जा रही हैं, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर लोगों का हुजूम तेलंगाना में देखने के लिए मिलता है, जिस तरह का वेलकम तेलंगाना के लोग कांग्रेस का, राहुल गांधी का करते हुए नजर आते हैं, वो कहीं और इस तरह से देखने के लिए नहीं मिलता है। केसीआर की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। 3 महीने पहले जो सी वोटर का सर्वे कराया गया था, उसमें 9% का गैप था केसीआर, बीआरएस और कांग्रेस के बीच में, यानी कि तब बीआरएस आगे चल रही थी। लेकिन इन 3 महीनों में आप ये देखिए, ये पूरा गैप ना सिर्फ पाट लिया गया है, बल्कि कांग्रेस बीआरएस से कहीं आगे नजर आ रही है। और यही वजह है कि राहुल गांधी तेलंगाना में मौजूद हैं और वहां पर उन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ओबीसी का मुद्दा है, चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उन तमाम मुद्दों को वो उठा रहे हैं। और वहां से वो ये भी बता रहे हैं कि हम 5 राज्यों में जो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, और ना सिर्फ 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं, बल्कि 2024 में दिल्ली में हमारी सरकार बनने जा रही है। एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस, एक अलग तरह का तेज राहुल गांधी में फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है। खासतौर पर जब वो तेलंगाना में होते हैं तो एक अलग तरह के राहुल गांधी देखने के लिए मिलते हैं। वहां किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, वहां कोयला खादान में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनसे उन्होंने पिछली बार मुलाकात की, जिसका वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। तो राहुल गांधी का जो एक खास अंदाज है कि ना सिर्फ वो रैलियां करते हैं, ना सिर्फ वो रोड शोज करते हैं, बल्कि जिस तरह से सीधे तौर पर लोगों से जो संवाद करते हैं और जो जन सरोकार के मुद्दे जिस तरह से वो उठाते हैं, वो लोगों को सीधे तौर पर हिट कर रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार जब भी वो तेलंगाना में मौजूद होते हैं, बड़ी तादाद में लोग उनकी रैलियों में उमड़ रहे हैं। न सिर्फ तेलंगाना में, बल्कि जहां जहां इलेक्शन है 5 राज्यों में, उन तमाम जगहों पर लोग उनके उमड़ रहे हैं। मिजोरम में आपने देखा था जब वो 3 दिन के लिए गए थे, तो इससे ये पता चल रहा है कि एक तरह का माहौल कांग्रेस के फेवर में बनता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर जो मेहनत राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की, उसका नतीजा या उसका फल जो है वो कांग्रेस को अभी मिलता हुआ नजर आ रहा है। नतीजे कितने तब्दील होते हैं 3 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है उससे कांग्रेस बहुत उत्साहित नजर आ रही है। राहुल गांधी ने वहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार को, राहुल गांधी ने वहां पर केसीआर को आड़े हाथों लिया है, एआईएमएम को आड़े हाथों लिया है और केसीआर और एआईएमएम को एक बताया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि केसीआर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जो है मिले हुए हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं तो आप मानिए, आप केसीआर को अगर वोट करते हैं तो आप एक्चुअली डायरेक्टली जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। क्या कुछ और राहुल गांधी ने कहा है, आपको पहले मैं वो सुनवाती हूं। बाय बाय केसीआर। मगर
रेवंत जी ने कहा बाय बाय केसीआर, मगर जो पैसा इन्होंने लूटा है उसके बारे में क्या होगा? पहले क्या होगा? पहले चीफ मिनिस्टरशिप से बाय बाय होगा। उसके बाद जो केसीआर जी ने तेलंगाना की जनता से पैसा लूटा है उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। मैंने मन बना लिया है कि जितना पैसा आपके चीफ मिनिस्टर ने आपसे चोरी किया है उतना पैसा कांग्रेस पार्टी आपकी जेब में वापस डालने जा रही है। तो आपने सुना अभी राहुल गांधी को कि जितना पैसा आपसे लूटा गया है उतना पैसा आपकी जेबों में डालने जा रही है। और ये जिस तरह से संवाद करें राहुल गांधी, लोगों को वहां पर बेहद पसंद आ रहा है। आप सीटियों की, तालियों की, शोर की आवाज सुन सकते हैं एक एक लाइन पर जो राहुल गांधी वहां पर कह रहे थे। और ओबीसी को लेकर क्या कुछ वहां कहा है राहुल गांधी ने, वो भी मैं आपको सुनवाती हूँ। बीजेपी के यहां टायर पंचर किए, वैसे ही हम दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में उनके टायर पंचर करने जा रहे हैं। पहले हमें तेलंगाना में जीतना है, मध्य प्रदेश में जीतेंगे, राजस्थान में जीतेंगे, छत्तीसगढ़ में जीतेंगे और फिर जाके हम 2024 में दिल्ली में जीतेंगे। इसलिए सारे के सारे मिलकर यहां बीआरएस को हराएंगे और फिर वहां जाके दिल्ली में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराएंगे। और ये आपने सुना कि पहले हम यहां पर हराएंगे, 5 राज्यों में सरकार बनाएंगे और दिल्ली में फिर 2024 में हम नरेंद्र मोदी को हराएंगे। जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी लगातार मुखर हैं। आपको पता है कि वो लगातार इसकी बात कर रहे हैं, हर मंच से इस मुद्दे को वो उठा रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी सरकार बनती है, जहां जहां उनकी सरकार बनेगी वहां वहां जातिगत जनगणना कराई जाएगी। और 2024 में अगर उनकी सरकार दिल्ली में बनती है तो पूरे देश में जातिगत जनगणना कराए जाएंगे। सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की ये जो लड़ाई है इसको हम आगे तक लड़ते रहेंगे। क्या कुछ इसको लेकर भी कहा है राहुल गांधी ने, वो सुनिए आप। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैंने चांद तक रॉकेट भेजा है। भाइयों और बहनों, मैं चांद पर ओबीसी का चीफ मिनिस्टर बैठाने जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी, आपकी 10 सरकारें हैं हिंदुस्तान के स्टेट्स में, यहां पे आप बना दीजिए एक ओबीसी चीफ मिनिस्टर पहले बात करने से। और टाइम जाया करने के बजाय हिंदुस्तान के ओबीसी को, पिछड़ों को बता दीजिए कि आप कास्ट सेंसस करने जा रहे हैं। हमने जो किया था ओबीसी सेंसस, जब हमारी सरकार थी, हमने जो किया था उसके आप आंकड़े देश के ओबीसी को दिखा दीजिए। पूरा का पूरा देश का ओबीसी जानना चाहता है हिंदुस्तान में उनकी कितनी आबादी है। कि ये आप काम कभी नहीं करोगे और ये काम केसीआर भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो ओबीसी को भागीदारी नहीं देना चाहते, दलितों को, आदिवासियों को भागीदारी नहीं देना चाहते। हमने निर्णय ले लिया है, जैसे ही तेलंगाना में हमारी सरकार आएगी, हमारा पहला निर्णय, कैबिनेट का पहला काम कास्ट सेंसस होगा, कास्ट सर्वे होगा। तेलंगाना का विकास उस दिन शुरू होगा जब ओबीसी सेंसस पूरा होगा। और जैसे ही हमारी हिंदुस्तान में सरकार बनेगी, जो 2024 में बनने जा रही है, हमारा पहला काम नेशनल कास्ट सेंसस करने का होगा। दलितों, आदिवासियों, गरीबों का, किसानों का एक नया भविष्य शुरू होगा। तो राहुल गांधी को आपने सुना यहाँ पर कास्ट सेंसस के लिए जिस तरह से वो बात कर रहे थे। आपको याद होगा अब से कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने कहा था कि तेलंगाना में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ पर ओबीसी सीएम बनाएंगे। उसको लेकर राहुल गांधी ने बहुत ही अलग अंदाज में चुटकी ली है। जरा एक छोटी सी एक बाइट और है, उसको भी सुनिए आप जरा। अब उनके नेता आते हैं और कहते हैं भाइयों और बहनों, तेलंगाना में हम ओबीसी चीफ मिनिस्टर बैठाएंगे। अरे भाई साहब, आपको 2% वोट नहीं मिलेगा, चीफ मिनिस्टर कहां का बैठाओगे? तो यहाँ पर आपने सुना राहुल गांधी का एक अलग अंदाज। और यूजुअली इस थोड़े से अलग अंदाज में नजर आते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जब जब वो तेलंगाना में होते हैं वो बेहद अग्रेसिव अंदाज में नजर आते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट अंदाज में वो नजर आते हैं। और जिस तरह का जोश उनको देखने के लिए मिल रहा होता है
शायद उसी तरह से वो लोगों से सीधा संवाद कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, जानने के लिए कि तेलंगाना की जो ये पूरी सियासत है, कांग्रेस का ये जो पूरा उदय है और जितनी भीड़, जितने तमाम लोग देखने के लिए यहाँ मिल रहे हैं, जमीनी हकीकत उसकी क्या है और क्या वाकई में ये माना जाए कि तेलंगाना में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाने जा रही है? क्या इस तरह की जमीनी हकीकत नजर आ रही है? इसी सब पर हम चर्चा करेंगे। उस पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ बिलाल सब्जवारी जी मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा। राकेश कपूर साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, इनको भी आप अक्सर मेरे प्रोग्राम में देखते हैं और जाना माना चेहरा है, वेटरन जर्नलिस्ट है। और मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट है इलियास शम्सी साहब, हैदराबाद से मेरे साथ जुड़ गए हैं। इलियास साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, तीनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी कि जिस तरह का हुजूम रैलियों में देखने के लिए मिल रहा है, जो रोड शो पे देखने के लिए मिल रहा है, एक बार नहीं लगातार जब जब राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जब वहां पर पहुंचे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे, डीके शिव कुमार जब वहां पर पहुंचे, तमाम लोगों की, तमाम नेताओं की जो रैलियां हैं उसमें जो भीड़ उमड़ रही है वो अभूतपूर्व है। उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? जमीनी हकीकत फिलहाल क्या है तेलंगाना में? पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि 2018 का इलेक्शन भी हमने बहुत करीब से देखा था, तो मैं दोनों को एनालाइज करने की कोशिश करूंगा कि 2018 में कौन सी चीज मिस हो गई थी और अब इस मर्तबा 2023 में कौन सी चीज पे ज्यादा कोशिश की जा रही है। तो आपने अभी जो बताया कि जो स्टार कैंपेनर्स जो कैंप किए हुए हैं, जो रेगुलर आ रहे हैं, यानी एआईसीसी प्रेसिडेंट आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रहे हैं, यानी इलेक्शन का भी नोटिफिकेशन के साथ जो रेगुलर 1-2 महीने की मैं जहां तक देख रहा हूं कि एक रेगुलर एक्सरसाइज चल रही है। इस रेगुलर एक्सरसाइज में पहले भी हम ये देखते थे कि जो रैलीज वगैरह के लिए लोगों को गाड़ियों में भर के लाया जाता था, लेकिन इस मर्तबा ये चीज देखने में नहीं आ रही है, बल्कि लोग अपनी ख्वाहिश से और अपनी खुशी से लोग इन रैलियों में शरीक हो रहे हैं। इस मर्तबा कांग्रेस ने अपनी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी शुरू की है। वो स्ट्रैटेजी ये है कि रोड शोज के ऊपर कांग्रेस बहुत तवज्जो दे रही है। तो रोड शोज में जिस तरह की पब्लिक कांग्रेस के साथ नजर आ रही है और राहुल गांधी के और दूसरे लीडर्स के मीटिंग्स के अंदर जो शरीक हो रही है, बस ये देखना है कि ये जो पब्लिक है या ये जो भी जनता इनके साथ नजर आ रही है, बस अगर ये वोट में अगर कन्वर्ट हो जाए तो फिर 70-75 सीट कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर कन्वर्ट होना जरूरी है, अगर कन्वर्ट नहीं होता है तो तेलंगाना का ये मिजाज रहा है कि हमारे पास किसी भी किस्म की कोई भी रैली हो, लोग जरूर आ जाते हैं, लेकिन जब कन्वर्जन की बात आती है तो फिर लास्ट 48 आवर्स के अंदर जो हालात इलेक्शन के मूवमेंट पे पैदा होते हैं, उससे इलेक्शन का रिजल्ट बिल्कुल एक अलग सा रिजल्ट आ जाता है। यानी ओपिनियन पोल्स कुछ होते हैं और रिजल्ट कुछ और निकल कर आ जाता है। जी जी, लेकिन अभी जिस तरह के बड़े पैमाने पर हम जहां लोगों को देख रहे हैं, रेवंत रेड्डी ने जो मेहनत की है और जो रेड्डी समाज, जो आंध्र प्रदेश की हम बात करें, जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था तब हम ये देखते थे कि जो ट्रेडिशनल वोटर है रेड्डी, वो कांग्रेस के साथ हमेशा से रहा। रेवंत रेड्डी को एक चेहरा बनाकर तेलंगाना में उतारा गया। रेवंत रेड्डी ने मेहनत की जमीनी तौर पर, ओबीसी और जो दलित हैं उनसे जाकर उन्होंने सीधे तौर पर राब्ता किया और लगातार राहुल गांधी जो ओबीसी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जो जातिगत जनगणना की लगातार बात कर रहे हैं, क्या आपको इसका असर देखने के लिए मिल रहा है? एक रेड्डी चेहरा कांग्रेस ने उतारा, एक यंग चेहरा है और बड़े पैमाने पर जब वो भी रैली करते हैं तो लोग उतरते हैं और वो मेहनत जो है उनकी वो नजर भी आ रही है। क्या उसका असर भी आप देख रहे हैं इन तमाम चीजों का? हाँ बिल्कुल, उसका रिजल्ट भी जरूर आएगा, उससे एक्सपेक्टेशन तो रखना चाहिए। जहां तक रेवंत रेड्डी की बात है, रेवंत रेड्डी एक एग्रेसिव लीडर है, रेवंत रेड्डी नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है और रेवंत रेड्डी के ही इमेज को लेकर एमआईएम और बीआरएस खासतौर से माइनॉरिटी वोटर्स के अंदर एक अलग सा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी की इमेज को खराब करने के लिए उनके आरएसएस और एबीवीपी के साथ रिश्तों को लेकर हालिया दिनों में अकबरुद्दीन अवैसी ने भी उन पर बात की। उसके साथ साथ असदुद्दीन अवैसी भी रेगुलर उनके ऊपर हमले करते आ रहे हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो रेवंत रेड्डी जो मैं जहां तक कहूंगा तो 150 किलोमीटर की रफ्तार ही नहीं बल्कि 1500 किलोमीटर की रफ्तार से रेवंत रेड्डी
इतनी स्पीड से जा रहे हैं कि खास बात जो कांग्रेस के अंदर जो चैलेंजेस पाए जाते थे यहाँ पर कि पिछले इलेक्शंस में हमने भी जो देखा था कि जो गुटबंदियां हुआ करती थी, जैसे उत्तम कुमार रेड्डी उस वक्त हमारे तेलंगाना के अंदर जो है 2018 में कमान उनके पास, तो वो भी रेड्डी थे। उसके साथ साथ कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, ये भी एक बहुत बड़ा नाम है ब्रदर्स का, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था। लेकिन लास्ट इलेक्शन और इस इलेक्शन के अंदर ये देखने में आ रहा है कि रेड्डी समाज जब इकट्ठा नहीं हुआ था, लेकिन इस मर्तबा रेड्डी समाज इकट्ठा हुआ है और इस इकट्ठा करने में भी रेवंत रेड्डी का बहुत बड़ा रोल है और उनकी अपनी मेहनतें हैं। और जिस हिसाब से अभी राइट नाउ अभी जो रिदम या मैं जो कहूंगा कि जो वेव चल रही है, और खास तौर पर आंध्रा तेलंगाना जब भी कंबाइंड रहा, यहाँ की तारीख रही है, यहाँ की हिस्ट्री रही है कि 10 साल से ज्यादा किसी को यहाँ पे पावर मिला नहीं है, यानी आफ्टर 10 इयर्स पावर रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो वो हिसाब से कांग्रेस के लिए एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो भी काम कर रहा है। और खास तौर पे जो सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से जो उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है, जो रैलीज किए जा रहे हैं, यानी बैक टू बैक, जैसे भारत जोड़ो यात्रा के बाद से एक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी शुरू की गई थी, ये जो रेगुलर ये जो कंटिन्यूस एफर्ट है, ये एफर्ट जरूर रिजल्ट देगा। और एक खास बात इसके अंदर ये है कि बीसी समाज को लेकर भी कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सी बातें सामने आई थी, तो बीसी समाज के साथ भी इंसाफ किया गया है। और खुद कास्ट सेंसस की जो राहुल गांधी जो अपनी हर रैली के अंदर जो बात कर रहे हैं, इसे ऑलमोस्ट इसे वेलकम किया जा रहा है, क्योंकि पिछली सरकारों में और खासतौर पे मोदी सरकार के अंदर ये चीज सामने निकल कर आई है कि कास्ट सेंसस तो दूर की बात, पॉपुलेशन सेंसस भी हमारे पास अभी तक शुरू नहीं किया गया था। जी बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल देखने के लिए मिल रही हैं। राकेश कपूर जी, आपके पास मैं आ रही हूं कि अभी फिलहाल जो कांग्रेस का उदय जो देखने के लिए फिलहाल मिल रहा है तेलंगाना में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस कितनी मजबूत रही है ये सबको पता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना बना और उसका श्रेय कांग्रेस को ही जाता है, लेकिन लोगों को तब ये लगा कि शायद कांग्रेस ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि तेलंगाना में उसको उस तरह के रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिले। क्या आपको लग रहा है अब अगर इसको समअप करें कि उस सबका एक तरह से रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है और जो लोकल लीडरशिप है, नेशनल लीडरशिप है कांग्रेस की, उसने तेलंगाना में जो मेहनत की है उसका नतीजा देखने के लिए मिल रहा है? पक्के तौर पर बुशरा जी आप सही फरमा रही हैं, लेकिन मैं इस चुनाव को दूसरे नजरिए से देखता हूं। 2011 में जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था तो मैंने वहां का पूरा दौरा किया था, जिसमें ममता बनर्जी जो थी वो वामपंथी मोर्चे को हरा करके आई थी। तो मेरी नजर में यहाँ तेलंगाना में चुनाव नहीं हो रहे हैं। मैं इनकी बात से, इलियास साहब की बात से यहाँ थोड़ी सी नाइत्तेफाकी रखता हूँ कि देखिए, भीड़ जो होती है ना, उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो किराए की भीड़ होती है और जो खुद चल कर के लोग आते हैं, उनका जो जज्बा होता है, उनका जो उत्साह होता है, उससे कोई भी जो चुनाव एनालिस्ट है या जो जानना चाहता है चुनावों के रुख को, उसका अंदाजा बड़ी बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। तो मेरी राय में ये तेलंगाना में चुनाव नहीं हो रहा है, ये तेलंगाना में विद्रोह हो रहा है, बगावत हो रही है केसीआर के खिलाफ, जिसमें जनता खुद आगे चल रही है और लोगों ने राहुल गांधी को हाथों में उठा लिया है। इस तरीके का चुनाव हो रहा है और ऐसे ही रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। जैसे रिजल्ट 2011 में पश्चिम बंगाल में आए थे, तर्जोताब है लोगों का तेलंगाना के। और दूसरी तो सबसे बड़ी बात है बुशरा जी, क्या है कि नाउ पीपल ऑफ इंडिया ऑफ ऑल द 5 states इंक्लूडिंग मिजोरम आर लुकिंग फॉर द पार्टी ऑफ गवर्नेंस। जो कांग्रेस की जो सबसे बड़ी खूबी है, जो कांग्रेस ने देखा, जो लोगों ने देखा कांग्रेस के बारे में, उनको ये पता लगा, ये अंदाजा हो रहा है, अब ये एहसास हो रहा है कि पार्टियां तो बहुत हैं, बीजेपी भी है और वहां पर टीआरएस से बीआरएस बनी पार्टी भी है, लेकिन जो ओरिजिनल पार्टी ऑफ गवर्नेंस है इंडिया की, वो कांग्रेस ही है।
ये हम पांचों राज्यों में देखेंगे। राहुल गांधी गलत नहीं कह रहे हैं कि पांचों राज्यों में उनकी पार्टी जीतेगी। लोग सब देख रहे हैं कि इनके गवर्नेंस का तरीका क्या है, इनको गवर्नेंस आता है कि नहीं आता है। दूसरी मुख्तलिफ पार्टियों को, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, तो ये इस बार का चुनाव जो मुझे लगता है ये बड़ा ही एक हिंदुस्तान के अभी तक की चुनावी तारीख में एक बड़ा मौजूद चुनाव होने जा रहा है। एंड तेलंगाना इज लीडिंग, तेलंगाना लीड कर रहा है यहाँ से। लोगों के मूड को देख करके आप आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ करंट नहीं दौड़ रहा है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि तेलंगाना में कांग्रेस की लहर चल रही है। अब जो ना देख सके इसको तो वो अलग बात है, उनका अपना सोचने का नजरिया है। लेकिन जो चुनाव, मैं तो पिछले 50 सालों से चुनाव देख रहा हूं, जो चुनाव में जो माहौल होता है लोगों का, जो लोग जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं पब्लिक मीटिंग्स में नेताओं के साथ, तो वो साफ दिखाई पड़ रहा है तेलंगाना में। अभी इलियास साहब ने कहा कि 70-80 सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की। मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं, कांग्रेस वहां झाड़ू लगाने जा रही है। बीआरएस को कितनी सीटें आती हैं ये हमें उंगलियों पे गिनना पड़ेगा। और बीआरएस का जो उनका जो प्रशासन का जो उन्होंने ढांचा दिया, जो उनका राज करने का तरीका है, वो वैसे ही है जैसे पुराने जमाने में कोई जमींदार राज किया करता था। ये जमींदारी का वक्त नहीं है, ये जमींदारी हुक्मरानी का वक्त चला गया। ये जो अपने चंद्रशेखर साहब हैं, इन्हें ये अंदाजा होना चाहिए कि मैं, मेरे बाद मेरा बेटा, मेरी बेटी और अपने खानदान को ही वो चारों तरफ से नवाजते रहे इन 10 सालों के दौरान, और कांग्रेस को बदनाम भी करते रहे। और बीजेपी तो वहां है कहाँ? पूरी पार्टी बीजेपी कांग्रेस में आ गई है। कल ही वो विवेकानंदा जो बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे और 2009 से कांग्रेस के एमपी बने थे, 2014 में वो बीआरएस से हार गए थे। उसके बाद बीआरएस में चले गए, फिर 2019 में शायद बीजेपी में चले गए, या फिर कांग्रेस में आए हैं। तो वहां बीजेपी का तो कुछ है नहीं। तो राहुल गांधी गलत नहीं कह रहे हैं। अगर 2% इनको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। वहां पर कांग्रेस एक तरफा जीत रही है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कांग्रेस, आप मेरी बात को लिख के रख सकती हैं, कांग्रेस तेलंगाना में एक तरफा जीत रही है। राहुल गांधी के प्रति जो लोगों का प्यार है, जो मोहब्बत है, वो दिखाती है। और उनकी बात पर जिस तरीके से लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, उससे साफ देखा जा सकता है कि वहां कांग्रेस की लहर है। ये जात मात छोड़िए, अभी रेड्डी और ये और वो बीएस, ये सब बीसी, ये छोड़िएगा। राहुल गांधी ने जो पकड़ रखा है जातिगत जनगणना, वो पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत तक भी ये सारी बातें जा रही हैं जमीन पर। जो जमीन की, जो ग्रामीण जनता है, जो जमीन के लोग हैं, जो कामगार लोग हैं, जो मेहनत लोग हैं, वो सब आपस में जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने उनको जोड़ दिया। अब मैं अगली बार में आपको पूरी बात बताऊंगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं आपके पास लौट रही हूँ अभी राकेश जी। लेकिन बिलाल साहब, क्या आपको लग रहा है कर्नाटक जो कि पड़ोसी राज्य है, वहां पर जीत दर्ज की, उसके बाद तेलंगाना में जिस तरह का अभी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, जो भीड़ आ रही है, उससे जाहिर सी बात है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है कांग्रेस का वो बिल्कुल आसमान पर है। और यही वजह है कि लगातार जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो वहां पर जा रही है। प्रियंका गांधी को जाना था, उनकी तबीयत खराब हो गई। अमूमन ऐसा होता है कि रैली फिर कैंसिल कर दी जाती है कि भाई
लीडर जिसको आना था उसकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन जिस तरह से लोग वेलकम कर रहे हैं और हाथों कांग्रेस को ले रहे हैं, राहुल गांधी ने तय किया कि नहीं, उनको जाना होगा वहां पर, क्योंकि लोगों ने एक अपना मूड बनाया है और उसको वो भांप रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि पूरे साउथ को, दरअसल तेलंगाना को सेंटर में रख के पूरे साउथ को भी साधने की एक तरह से कोशिश है? क्योंकि चुनाव में अगर अभी 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा में अगर जीत मिलती है तो कहीं ना कहीं 2024 के लिए भी ये राह यहां से आसान होगी कांग्रेस के लिए। देखिए, यकीनन साउथ कांग्रेस के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से कर्नाटक में जीत दर्ज की थी उससे संकेत मिलने लगे थे कि अब पार्टी, खासतौर से राहुल गांधी ने जो पिछले 8-9 सालों में जो अपनी इस राजनीति में एक जगह बनाई है, जिस संघर्ष से और लोकतंत्र के बंजर जमीन पर जिस तरह से वो मुसलसल कोशिश कर रहे थे कुआं खोदने की, उन्होंने वो सतह प्राप्त कर ली जहां पानी निकल आया। यहां मेरे मुराद कहने की है कि अब सिचुएशन उनको फेवर करने लगी है। उनका जो संघर्ष था और उनकी जो मेहनत थी वो अब एक नैरेटिव के फॉर्म में डेवलप होके आने लगी है। लोग उसको स्वीकार करने लगे हैं, राहुल गांधी को स्वीकार करने लगे हैं। राहुल गांधी का पूरे देश में एक अट्रैक्शन है, उनकी एक मास अपील है। ये सारे उसी के नतीजे हैं कि आज लोग उन्हें लगे हाथ लेना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में एक बात कही थी कि जब राहुल गांधी और सतपाल मलिक के बीच में एक इंटरेक्शन हुआ था, तो मैंने कहा था कि राहुल गांधी एक नैरेटिव की तलाश कर रहे हैं 2024 के लिए, और वो बार बार ओबीसी जाति जनगणना पर फोकस करना चाहते हैं। उनके अंदर एक जिज्ञासा है। तो मैं ये आज की रैली से ये बात साबित हो जाती है कि राहुल गांधी इन 5 स्टेट इलेक्शन के माध्यम से ही 2024 के लिए ओबीसी जातीय जनगणना को एक नैरेटिव के रूप में सेट करना चाहते हैं, जिसकी मैंने आपको उस एपिसोड में एक स्केच करने की कोशिश की थी। अब उसके सिम्टम्स साफ मिलने लगे हैं। ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से ओबीसी मुख्यमंत्री को डायरेक्ट प्रोजेक्ट किया, अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है 5 स्टेट के इलेक्शन में जहां राहुल गांधी डायरेक्ट ओबीसी मुख्यमंत्री के चेहरे को कुर्सी पे बिठाने की बात कर रहे हो। तो ये सारे सिग्नल है कि राहुल गांधी 5 स्टेट के इलेक्शन में जहां कॉन्फिडेंट है, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो एक भूमि बना देना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देना चाहते हैं नैरेटिव का, और वो नैरेटिव ओबीसी राजनीति के इर्द गिर्द है, जिसको उन्होंने एक तरह से हाईजैक कर लिया है। दरअसल अगर आप ओबीसी राजनीति की लार्जर डायमेंशन में बात करें तो राहुल कांग्रेस के पास उस स्तर के ओबीसी नेता नहीं थे जिस तरह से क्षेत्रीय दलों के अंदर नीतीश बाबू हुए, लालू प्रसाद यादव हुए, मुलायम सिंह यादव हुए, इस तरह के वो लीडर नहीं थे, लेकिन ये ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते थे उत्तर भारत में। तो राहुल गांधी ने ओबीसी राजनीति को एक सामाजिक दृष्टिकोण से ड्राइव करने की कोशिश की है कि जब तक ये ओबीसी के हकूक की बात राष्ट्रीय स्तर की कोई पार्टी नहीं करेगी, तब तक वो ओबीसी जातीय जनगणना का जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसे आकार नहीं दिया जा सकता। तो आज राष्ट्रीय पार्टी के एक हीरो होने के नाते राहुल गांधी ने जिस तरह से ओबीसी मुद्दे पर एक रेखा खींची है, एक लाइन खींची है या एक लाइन ली है, वो बताती है कि आने वाले समय में उनके जहन में क्या चीज है, उनकी राजनीति किस दिशा में जाएगी और कांग्रेस पार्टी के थिंकर्स किस दिशा में सोच रहे हैं। जी बिल्कुल। और यही वजह है कि लगातार राहुल गांधी जातिगत जनगणना की जो बात करते हैं, लगातार मीडिया के लोगों से पूछते हैं कि भाई आप बताइए कितने ओबीसी, दलित चेहरे, आदिवासी चेहरे जो हैं वो मीडिया में मौजूद हैं, और 90 सेक्रेटरीज की वो बात करते हैं। फिर कहते हैं कि हमारी दिल्ली में सरकार आई तो पूरे नेशनल लेवल पर जो है जातिगत जनगणना कराई जाएगी। उन्हें पता है कि उन्होंने एक जो लाइन ले ली है, जिस तरह से बिलाल साहब कह रहे हैं, अब वो ना सिर्फ जो राज्य के चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा और जोर शोर से
उठने जा रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें काफी सारे चेहरे ऐसे हैं, खासतौर पर बिहार की जिस तरह से बात अभी की बिलाल साहब ने, कि वो चेहरे भी इतने मुखर हैं, और बिहार तो वो राज्य बनी गया है जिसने जातिगत जनगणना का जो सर्वे है उसको सार्वजनिक भी कर दिया है। इलियास साहब, एआईएमएम की बात करना भी यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी एआईएमएम पर हमलावर लगातार हैं, और वो इसको बी टीम कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की। और हम एआईएमएम को भी देखें, अगर असदुद्दीन ओवैसी को देखें, तो जितने वो मोदी पर इतने हमलावर नहीं होते जितने वो राहुल गांधी पर होते हैं। राहुल गांधी को वो चैलेंज करते हैं कि हैदराबाद से आकर वो चुनाव लड़े, लेकिन कभी नरेंद्र मोदी को नहीं कहते हैं कि वो आकर यहाँ से चुनाव लड़े। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया सोनिया गांधी को लेकर, तो वो कांग्रेस पर ज्यादा हमलावर होते हैं, लेकिन सत्ता में बैठी जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर वो इतने हमलावर नहीं होते हैं। तो किस तरह जो मुस्लिम वोट बैंक है तेलंगाना का, वो किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? क्या वाकई में जो तमाम बातें कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं, जो मोहब्बत की दुकान की बात की जा रही है, नफरत की सियासत के ऑपोजिट एक तरह से जो मोहब्बत की बात लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या उसका असर आप देख रहे हैं? क्या मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कांग्रेस की तरफ राग़िब हो रहा है? देखिए, इसके अंदर 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तेलंगाना की पॉलिटिक्स में खास तौर पर इलेक्शन से पहले जो भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जमातें होती है, रिलीजियस लीडर्स होते हैं, उनकी भी अपनी एक अपील होती है, जैसे जमीयतुल उलमा है, जमात इस्लामी है, उनका एक अपना खासा असर देखा जाता है। तो 2018 में ये बीआरएस के लिए गए थे और हमेशा से जो है एमआईएम इन्हें अपने कंट्रोल में रखी है। इस मर्तबा ये देखने में आ रहा है, इस इलेक्शन में ये देखने में आ रहा है कि ऑलमोस्ट कई बड़ी जमातें कांग्रेस के साथ आती हुई नजर आ रही है, और खास तौर पर जिस तरह कर्नाटका इलेक्शंस में कांग्रेस ने सिविल सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ पे खासी मेहनत की और कर्नाटका के अंदर एक अच्छा रिजल्ट लाया, उसी तरह की कोशिश और मेहनतें तेलंगाना के इलेक्शंस के अंदर भी यहां पर भी जारी है। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल आपको ये बताऊं कि यहाँ पे सिविल सोसाइटी की तरफ से जो है बाकायदा वोटर चैतन्य यात्रा भी शुरू कर दी गई। रही बात एमआईएम की, तो एमआईएम का मूड अभी भी इस मर्तबा इस इलेक्शन में भी बीआरएस के तरफ ही नजर आ रहा है। तो वो केसीआर को नक्का मामू कह रहे हैं और अपने आप को जो है नक्के मामू का भांजा कह रहे हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो अपने जलसे हालत हाजिरा के नाम पर जहां पे वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं वहां पर भी जाकर बड़ी बड़ी सभाओं से असदुद्दीन अवैसी मीटिंगें कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश ये है कि केसीआर को नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट किया जाए, तो माइनॉरिटी वोट के बट जाने का खदशा बड़ा लगा है। लेकिन यहां पर तेलंगाना में राइट नाउ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी माइनॉरिटी वोट्स को एकजुट करने के लिए कोशिशें जारी हैं, और कई जमातों से, लीडर से, यानी रैंडमली 1 to 1 यानी नेक टू नेक ऐसे चल रहा है। कांग्रेस के रेवंत रेड्डी जाकर जब किसी जमात मिलते हैं तो दूसरे दिन असदुद्दीन अवैसी वहां पहुंच जाते हैं। अगर असदुद्दीन अवैसी कहीं पहले जाते हैं तो कांग्रेस सेकंड चली जाती है। तो इसमें भी कंपटीशन देखने में आ रहा है, और मेरा अपना असेसमेंट ये है कि इस मर्तबा मुसलमान अपने कांग्रेस को वोट देंगे, और अपने वोट को जिस तरह कर्नाटका के अंदर जनता दल रहने के बावजूद भी कर्नाटका के मुसलमानों ने कांग्रेस के साथ लार्जर प्रोस्पेक्ट्स में, यानी 2024 को अपनी नजर में रखकर वोट किया गया था। तेलंगाना में भी यहां के मुसलमान लार्जर प्रोस्पेक्ट्स में 2024 में, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ ना एमआईएम ठहर सकती है ना बीआरएस ठहर सकती है। अगर बीजेपी को अगर कोई हरा सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी हरा सकती है। 140 साल पुरानी पार्टी में ही ताकत है कि वो बीजेपी को खत्म कर सके। तो यहाँ के मुसलमान यही एंगल पर सोचकर मैक्सिमम ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे। और खास बात यह है कि कल ही गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर माइनॉरिटी की एक अलग डिक्लेरेशन की बात की गई, जिसके अंदर इमाम मौजन की तनख्वाहों को एनहांस करके बताया गया, सब प्लान की बात की गई, उसके साथ साथ 5000 करोड़ के बजट की बात की गई। तो ये तमाम चीजें, और खास तौर पर औरतों को यहाँ पर मुफ्त गैस की बात की जा रही है, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा रही है, आरटीसी यानी बस में फ्री ट्रेवल की बात की जा रही है। तो मैक्सिमम ये अंदाजा नहीं बल्कि आप इसे 99.9% आप कह सकते हैं कि लोग, और खास तौर पे मुसलमान, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब तो मुसलमान ही है, पिछड़े हुए मुसलमान ही है, तो जब उन्हें फायदा होगा तो लाजमी बात है कांग्रेस के साथ ही जाएंगे।
जी, बिल्कुल। तो इस बार लग ये रहा है कि रुख जो है खासतौर पर मुस्लिम वोटर्स का तेलंगाना में वो कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है, और ये इसलिए भी कहा जा सकता है, जिस तरह से अभी इलियास साहब ने कहा कि कर्नाटका की अगर हम बात करें तो कर्नाटका में जेडीएस की तरफ न जाके कांग्रेस को वोट दिया था, और जिस तरह से कंसोलिडेट होकर वोट दिया गया था उसका फायदा भी देखने के लिए वहां पर मिला, और एक लार्जर पर्सपेक्टिव में। और राकेश कपूर जी, क्या आपको ये लग रहा है कि अगर तेलंगाना में जो जीत होती है अगर कांग्रेस पार्टी की, जिसके आसार बहुत नजर आ रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा एक तरह से थोड़े से शॉक में तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन थोड़ा ताज्जुब है कि तेलंगाना जैसी जगह में जो उस तरह से न्यूज में नहीं था, क्योंकि हम जहां दिल्ली में बैठे हुए हैं वहां ज्यादातर बात जो है वो मध्य प्रदेश की होती है, हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं उनकी होती है, क्योंकि 5 राज्यों की मैं बात कर रही हूँ तो उनकी होती है। तो लग रहा है शायद राकेश कपूर जी जो है उनको वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं मेरे ख्याल से। तो सवाल मैं बिलाल साहब आपसे फिलहाल ले लेती हूँ, तो क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे लार्जर पर्सपेक्टिव को एक नेशनल पर्सपेक्टिव में जो है कांग्रेस यहाँ पर देख रही है, उसको लग रहा है कि अभी की जो उसकी मेहनत है वो कहीं ना कहीं उसे 2024 में सीधे तौर पर फायदा देने जा रही है, और 5 राज्यों में अगर उसको जीत मिलती है तो उसका मोराल तो बूस्ट होगा ही, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल के बाद देखा हमने एक अलग कॉन्फिडेंस में कांग्रेस नजर आई। तो अगर इन राज्यों में उसको इस तरह से जीत हासिल होती है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए एक विन विन सिचुएशन है, वो ज्यादा कन्विंसिंग पोजीशन में आ जाएगी जब इंडिया गठबंधन को लेकर जब सीटों का बंटवारा होगा, और जो एक उसकी इमेज है नेशनल लेवल पर वो भी तब्दील होगी। देखिए बुशरा साहबा, आपके सवाल पर आने से पहले मैं थोड़ा सा माइनॉरिटीज इश्यूज पर थोड़ा सा अपना इनपुट देना चाहूंगा, फिर आप उस आपके वाले सवाल पर। जी देखिए, आपने जो सवाल किया था असदुद्दीन ओवैसी साहब का, आपने देखा होगा कि पूर्व में असदुद्दीन ओवैसी यूपीए 1 और यूपीए 2 के अंदर कांग्रेस के सहयोगी रहे, और यकीनन एक एक मुसलमानों की जो राजनीति खड़ी हुई वो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुस्लिम लीडरशिप इंडिविजुअल पार्टीज में पनपे, खासतौर से क्षेत्रीय दलों में पनपे, और उन क्षेत्रीय दलों ने जो कांग्रेस की एक वैचारिक पृष्ठभूमि वाला वोट बैंक था उसे हथिया लिया। और साथ ही साथ मुसलमानों ने जब जब इस मुल्क के अंदर अपनी पॉलिटिक्स की बात करी, तो कभी भी आप हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ में बात को रख सकता हूं कि उन्होंने कभी मुसलमानों के सोशो इकोनॉमी एंड एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट्स के लिए कोई रोड मैप नहीं रखा। वो हमेशा इमोशनल पॉलिटिक्स करते रहे, और उन्होंने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक भारतीय जनता पार्टी की जो एक राजनीतिक है, सांप्रदायिक राजनीति, उसके अगेंस्ट एक रिएक्शनरी पॉलिटिक्स करनी चाहिए। कोई पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं करी मुस्लिम लीडर्स ने हिंदुस्तान के अंदर, और यही ड्रॉबैक रहा मुस्लिम लीडरशिप का। आज अवाम ने इस चीज को महसूस कर लिया, मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम अवाम ये दोनों अलग अलग हो गए। अवाम दूसरे अंदाज से सोचता है और मुस्लिम लीडरशिप दूसरे अंदाज से सोचती है। मुस्लिम लीडरशिप अवाम को रीजनल पार्टीज में रखना चाहती है, बल्कि अवाम आज इतना जागरूक हो गया कि वो इस देश की, इस मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको बखूबी समझने लगा है, और इस देश के लिए जो एक राइट विंग की पॉलिटिक्स है उसको काउंटर करने के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो मुख्य धारा की पार्टी कांग्रेस है, उसको ये चीज समझ में आ गई कि खाना यही है बचाव का, और जब तक हम रीजनल फोर्सेस में रहेंगे हमारी लीडरशिप हमें ले जाती रहेगी, हम नुकसान में रहेंगे। ये वो थोड़ा सा इनपुट में देना चाह रहा था। मकसद कहने का यह था कि अवाम और लीडरशिप अलग अलग अंदाज में सोच रही है आज। अब मैं आता हूं आपके उस सवाल पर जो आपने सेकंड सवाल किया था। यकीनन देखिए, 5 राज्यों का चुनाव ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है लोकसभा चुनाव के लिए। एज्यूम कीजिए अगर कांग्रेस पार्टी इसमें एक स्कोर कर पाई तो यकीनन उसका मोरल हाई हो जाएगा, और कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस के जो इश्यूज है, और कांग्रेस जिन बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, मुद्दों को पकड़ के चुनाव लड़ रही है, वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे और 2024 की राजनीति में एक पायलट फॉर्म में काम करेंगे, जिसके अंदर जातीय जनगणना एक मुख्य मुद्दे के रूप में उभर के सामने आएगा, जो सांप्रदायिक राजनीति को काउंटर कर रहा होगा, और जो समाज की बुनियादी जरूरतें हैं, बेरोजगारी, महंगाई, वो इसके साथ साथ चलेंगे। माहौल इन 5 राज्य चुनाव से बिल्कुल साफ हो जाएगा कि हवा का रुख किधर बह रहा है।
जिस तरह से राहुल गांधी ने पिछले 9 सालों में मेहनत की है, आज वो मेहनत रंग लाने लगी है। जिस बंजर भूमि को उन्होंने सींचने की कोशिश की थी, लोकतंत्र में अपने पक्ष में एक मैंडेट तैयार करने की कोशिश की थी, आज उनका बगीचा फलने फूलने लगा है, उसमें हरी घास उगने लगी है, पौधे उगने लगे हैं और वो साफ नजर आने लगा है। और जो सेंटिमेंट पिछले 8-10 साल से वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो अब सरफेस पे उभर के आने लगा है और लोग मौजूदा सरकार से एक तरह से नाराज भी है और ऊब भी गए, परिवर्तन चाहते हैं। और ये सारी परिस्थितियां राहुल गांधी अच्छी तरह बखूबी समझ रहे हैं और उसका इन्हें एहसास है, इसलिए वो आज इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो भाषा पर भी उनकी एक प्रखरता नजर आती है, एक परिपक्वता नजर आती है। आज वो ईडियम्स का भी इस्तेमाल करने लगे। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि आगामी 2024 के चुनाव के अंदर राहुल गांधी यकीनन एक बड़े राजनेता के रूप में उभर के आएंगे और साथ ही साथ ये 5 राज्य के चुनाव टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखें, मिजोरम में एक भी रैली अभी तक प्रधानमंत्री ने नहीं की है। 30 तारीख को उन्हें वहां जाना था, लेकिन वहां के जो चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने शेयर करने से मना कर दिया। और मणिपुर में जिस तरह के अभी भी हालात वहां पर बने हुए हैं, जाहिर सी बात है मिजोरम में उसका असर है। और ऐसे में प्रधानमंत्री गए नहीं, 7 तारीख को वहां पर वोट डाले जाएंगे। उसके अलावा आप ये देखें कि पूरी जो इलेक्शन कैंपेन है, आज बहुत दिनों के बाद छत्तीसगढ़ में रैली की है प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री पूरी तरीके से एक तरह से नदारद ही नजर आ रहे हैं इस पूरी इलेक्शन कैंपेन में। जिस तरह से वो इलेक्शन कैंपेन करते हुए नजर आते हैं, रोड शो से लेकर, और 21 रैलियां उन्होंने राज्य के चुनाव में की हैं, उस तरह से पूरी तरीके से एक्शन में पूरी तरीके से मिसिंग है। और ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि अगर जीत मिल रही होती इवेंट जीवी हमारे प्रधानमंत्री को, तो जाहिर सी बात है उसका श्रेय लेने के लिए वो जरूर इन तमाम राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां करते। लेकिन उनको लग रहा है कि हालत खराब है और चेहरा उन्होंने अपना आगे रखा हुआ है। जितने भी स्टेट की लीडरशिप है उनको साइडलाइन किया हुआ है। तो उनको ये लग रहा है कि अगर हार हुई तो जाहिर सी बात है कि उसका जो तमाम खामियाजा है वो उनको भुगतना पड़ेगा। 2024 के फिर चुनाव है, तो अगर उनकी इमेज इस तरह की बन जाती है तो 2024 के लिए उनके लिए कितनी मुश्किलें आ सकती हैं। इसी वजह से वो इस इलेक्शन कैंपेन से स्टेट्स के जो 5 राज्यों में है पूरी तरीके से वो गायब जो है वो नजर आ रहे हैं। और महाराष्ट्र से लेकर मणिपुर से लेकर तमाम जगहों पर आप ये देखें कि एक तरह का पूरा मिसमैनेजमेंट जो है वो इस सरकार का नजर आता है कि कैसे हर फ्रंट पर एक तरह से विफल साबित हुई है। लौट रही हूं मैं तेलंगाना पर, राकेश कपूर जी आपके पास। ये जो कांग्रेस का उदय है तेलंगाना में और राहुल गांधी जिस अंदाज में जो नजर आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि तेलंगाना में जो कांग्रेस का उदय है वो क्यों हुआ है? क्या इसके रीजंस आप देखते हैं? देखिए बुशरा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, थोड़ा पीछे का उदाहरण है। 1971 के इलेक्शंस में जब इंदिरा गांधी ने जो चौगुटा बना था, जनसंघ स्वतंत्र पार्टी, संसोपा और कांग्रेसो संगठन, कांग्रेस मोरारजी देसाई वाली, उसको बुरी तरीके से हराया लोकसभा के इलेक्शंस में। कांग्रेस एंड इंदिरा जी न्यू कांग्रेस स्वेप्ट द पोल्स। तो उसके बाद जब कुछ पूंजीपतियों ने इंदिरा जी के पास आने की कोशिश की, चूंकि वो ऐसे चुनाव थे जिसमें टाटा, बिरला, डालमिया, बड़े बड़े राजे रजवाड़े, नवाब मंसूर अली खां पटौदी की तो जमानत जब्त हो गई थी गुड़गांव लोकसभा सीट से। ये सब बुरी तरीके से हार गए थे। टाटा, बिरला तक हार गए थे। टाटा बंबई से खड़े थे और बिरला झुंझुनू से खड़े थे, के बिरला। तो उस इलेक्शन के बाद जब पूंजीपति इंदिरा जी के पास आना शुरू किया तो जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे। उन्होंने एक नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हालांकि राहुल गांधी जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन इन्होंने जो जातिगत जनगणना की बात पकड़ करके इस देश की राजनीति की जड़ को पकड़ा है और वो उस गांधी की विरासत के अलंबरदार हैं राहुल गांधी। उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को जनता की पार्टी बनाया 1922-23 में, और चवन्नी इसकी जो थी
चवन्नी चंदा किया साल भर का, और आम जनता को इसमें आने के लिए उन्होंने दावत दी। अदरवाइज उससे पहले तो कांग्रेस जो थी, इट वाज कंसीडर्ड एज द पार्टी ऑफ पिटिशन। महात्मा गांधी ने आकर के इसको जनता की पार्टी बनाया। लेकिन मैं बिलाल की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि जो मुसलमानों का वोट बैंक बना करके और जो मुस्लिम लीडरान थे, खास तौर से जो मजहबी लीडर थे, वो जिस तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे मुसलमानों को, वो मुसलमानों की बात समझ में आ चुकी है। और मैं ये मानता हूं कि इस देश का सबसे इंटेलिजेंट वोटर मुसलमान है और हिंदुओं में जाट है। ये सबसे इंटेलिजेंट वोटर्स माने जाते हैं। आप पुराने सर्वेस की रिपोर्ट उठा करके देख लें तो मुसलमानों को ये बात समझ में आ गई है कि किस तरीके से ये क्षेत्रीय दल उनका बेवकूफ बना रहे हैं इतने दिनों से, जबकि उनका नजरिया कभी ऐसा क्षेत्रीय नजरिया नहीं रहा। एक मोहम्मद अली जिन्ना जो काम करके गया, उसके बाद से उसके दौरान भी, अब मैं आपको और थोड़ा 1947 के जो 10-11 असेंबलीज के इलेक्शन हुए जहां मुसलमान अक्सरियत में थे, 1937 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं, वहीं मुस्लिम लीग हारी और बुरी तरीके से हारी। पंजाब जहां मुस्लिम की परसेंटेज हिंदुओं से ज्यादा होती थी, संयुक्त पंजाब में ये बराबर थी, वहां मुस्लिम लीग की खाली 2 सीटें आई थी। और जो दूसरी पार्टी थी, कांग्रेस तो थी, और कांग्रेस के अलावा एक दूसरी पार्टी थी जिसमें सर छोटू राम वगैरह होते थे और सर सिकंदर हयात वगैरह उसके लीडरान थे, उसकी अक्सरियत आई थी, उसने सरकार बनाई थी। वो इंडिपेंडेंट पार्टी या समथिंग ऐसे, मैं नाम भूल रहा हूं उस समय। तो मुसलमान बहुत इंटेलिजेंट वोटर रहे हैं हिंदुस्तान के, ऐसा नहीं है। उसके बाद, और मुसलमानों की यह खासियत है, आजादी के बाद आप मुझे एक मुस्लिम लीडर बता दीजिए जो मुस्लिमों का लीडर हो। ये ओवैसी तो ऐसे ही शो ऑफ करते फिरते हैं, लेकिन मुसलमानों ने हमेशा हिंदू को अपना लीडर बनाया। वो इस जमीन की तासीर को समझते हैं। मुसलमानों का कोई बड़ा लीडर नहीं हुआ मौलाना आजाद के बाद, हमेशा कांग्रेस के ही लीडर रहे मुसलमानों के लीडर। तो ये गांधी की पार्टी है और गांधी की विरासत को लेकर के चलने वाली है। राहुल गांधी भी कांग्रेस की विरासत, राहुल गांधी की विरासत को लेकर चल रहे हैं। इसलिए उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है और वो ये कह रहे हैं दूसरे शब्दों में कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ओबीसी और दलित और इनको मिला लीजिए तो कितने बैठते हैं, ये 80% जाकर के बैठते हैं। और राज किनका चल रहा है? 90 में से 3 ओबीसी, एक भी शायद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब नहीं है। यही तो राहुल गांधी उदाहरण देते हैं ना। तो वो यही बात समझा रहे हैं लोग। ये जातिगत जनगणना का मुद्दा यही है। और तेलंगाना तो कांग्रेस के खाते में शुरू से है। 2014 में तेलंगाना बना। तो तेलंगाना बनाने वाले कौन थे? कांग्रेस पार्टी थी। सोनिया गांधी और पी चिदम्बरम ने तेलंगाना बनाया था, किरण कुमार रेड्डी जब चीफ मिनिस्टर थे। तो मैं मानता हूं कि जैसा मैंने पहले कहा, तेलंगाना में चुनाव नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये कि उन्होंने जो शासन देखा है चंद्रशेखर राव का, जिस तरीके से ये आदमी वहां की हुक्मरानी कर रहा है, उसको देखा है। राहुल गांधी क्या बेकार में कह रहे हैं कि जितना पैसा चुराया इस चीफ मिनिस्टर ने, उतना मैं आपकी जेब में डालूंगा। भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड कायम हुए वहां पर तेलंगाना में। उस आदमी ने सिवाय मंदिरों में जाने के और इसके अलावा और कुछ किया है? ये काम करने के अलावा कुछ किया है? और जो राहुल गांधी उस पर वो लोग पहचान रहे हैं, लोग नब्ज पढ़ना सीख गए हैं राहुल गांधी। इसका मतलब ये है। और तेलंगाना में वहां से, चूंकि वहां के 60% लोग खेती पर निर्भर हैं। मैं तो तेलंगाना जा चुका हूं कई बार। वहां के 60% लोग खेती पर निर्भर हैं
और जितनी गरीब गुरबा जातियां हैं वो सब जाति जनगणना में आएंगी, इसीलिए इसका स्वागत हो रहा है। पूरे देश में इस बात का स्वागत हो रहा है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। जी। तो वो एक बिलाल की इस बात से भी सहमत हूं कि वो 2024 के लिए नैरेटिव भी ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी। और ये ऐसा मुद्दा हाथ लगा है राहुल गांधी के कि इस पर बीजेपी डिफेंसिव है। चुनाव वही जीतता है जिसका मुद्दा ऑफेंसिव होता है, जिसका जवाब तलबी करती है जो पार्टी दूसरी पार्टियों से। इसलिए तेलंगाना में तो फतेह है, ये आप मान के चलिए। और जो मैंने कहा लोगों ने देख लिया दूसरी पार्टियों की गवर्नेंस। नाउ दे हैव कम टू कंक्लूजन दैट कांग्रेस इज नॉट ओनली द ओरिजिनल पार्टी ऑफ इंडिया बट इट इज द पार्टी ऑफ गवर्नेंस। आप चाहे जितने आरोप लगाने मनमोहन सरकार के ऊपर, लेकिन जो कथित भ्रष्टाचार के मामले थे, चाहे 2G हो, कोयला हो, CWG हो, ये हो वो हो, उसमें कुछ निकला क्या? उसमें कुछ नहीं निकला। तो ये सवाल ये लोगों सामने ये बहुत बड़ा है। और जो अब आर्थिक संकट जिस प्रकार से आया है, जो डिस्पैरिटी बढ़ी है समाज में, गरीब गरीब हुआ है, अमीर अमीर हुआ है, 1% लोगों के हाथ में, 10% लोगों के हाथ में 73% देश की संपत्ति है। और ये अग्निवीर और OPS का मुद्दा क्या आप छोटा मानते हैं इसको? जो युवा वर्ग है उसमें अग्निवीर का मुद्दा भी उठाते हैं राहुल गांधी, OPS का मुद्दा भी उठाते हैं। ये छोटे मुद्दे नहीं है, ये लोगों के अंदर कहीं गहरे तक सोचने के लिए उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि भाई हमारा भविष्य क्या है, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो राहुल गांधी ये कह रहा है जो आपका है वो आपको मिलेगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पीपल आर थिंकिंग, लोग अब ये सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि कांग्रेस इज द पार्टी ऑफ गवर्नेंस। ये इस तरफ बात जा रही है अब। और ये बात लोकसभा चुनावों तक कैसे पहुंचाएंगे राहुल गांधी और उनकी पार्टी, ये उनको देखना होगा। ये मेरा है ना। बिल्कुल। अरे भाई दो आपने मामले पर तो बहुत तलवारें खींच ली, बहुत भाषण दे दिए आपने। गालिब का वो शेर है ना कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे नाहक, और आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। ये लोगों की बात समझ में आ रही है। ये जी बिल्कुल, लोगों की समझ में आ रही है। और यही वजह है कि लोग बड़ी तादाद में वहां पर जुट रहे हैं, आ रहे हैं, सुनना चाहते हैं कि आखिर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, किस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं। अडानी से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर तमाम वो मुद्दे हैं जो जन सरोकार के जुड़े हुए हैं, जिससे लोग त्रस्त हो चुके हैं 9.5 साल में। जो क्योंकि जो वादे किए गए थे, एक बार नहीं 2 बार जो लोगों को छला गया, वो वादे सिर्फ वादे ही रह गए, वो जुमले ही बनकर रह गए। और अब यही वजह है कि कुछ नया नहीं है प्रधानमंत्री के पास कहने के लिए। लोग उब गए हैं वही तमाम बातें सुन सुनकर, वही 70 साल, वही कांग्रेस को कोसना, वही नेहरू की गलती निकालना, वही कांग्रेस के शासन की गलती निकालना, और अपने बारे में कोई बात ना करना, और सिर्फ सांप्रदायिक कार्ड खेलकर लोगों को बांटना। क्योंकि राजस्थान में योगी आदित्यनाथ गए थे, वहां पर इजराइल से लेकर, तालिबान से लेकर, कन्हैया लाल जो वहां पर इंसिडेंट हुआ था उससे लेकर तमाम वो बातें, बुलडोजर की सियासत, सब कुछ वो वहां पर करके आए हैं कि उन्हें लगता है कि आखिरी दाव यही है और उसी से उन्हें जीत हासिल हो सकती है। लेकिन लोगों की समझ में अब सब कुछ आ रहा है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। DB लाइव में आप और मेरे प्रोग्राम में अभी के लिए इतना ही। आप तमाम जो हमारी वीडियोस हैं उनको देखते रहिए, सराहते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और शेयर करिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।